नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन आदिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 अगस्त सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में सीईटी एग्जाम नहीं होगा स्थगित। हरियाणा एसएससी चेयरमैन बोले 5 और 6 अगस्त को पेपर, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र लाना होगा अनिवार्य। अब हरियाणा के पानीपत में हलचल। नूह में मारे गए युवक के घर के आसपास युवकों ने मचाया उत्पात, दुकान और गाड़ियों में की तोड़फोड़। रेवाड़ी में रोडवेज बसों के 7 रूटों पर रोक। नूह, तावड़ू, सोना, पलवल नहीं जाएंगी बसें। हिंसा के बाद यातायात व्यवस्था पर असर। हरियाणा के 3 जिलों में 13 अगस्त को छुट्टी। पंचायत चुनाव को लेकर लिया गया फैसला। सरकारी गैर सरकारी ऑफिसों के साथ बंद रहेंगे बैंक। आईटीआर के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड, वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आए तो हो जाएं सावधान। रिप्लाई करने पर खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। राजस्थान में कांस्टेबल के पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। फिजिकल टेस्ट के बाद होगा रिटन एग्जाम। 27 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। 200वें T20 में 4 रनों से हारा भारत। 150 रन चेज करने में नाकाम रही आईपीएल स्टार से सजी टीम इंडिया। वेस्टइंडीज 1-0 से आगे। ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। 23 अगस्त आखिरी तारीख। 10वीं पास युवा कर सकते हैं, उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग ने 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पंचकुला और यमुनानगर में 200 mm से ज्यादा बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों की बात करें तो 12 जिलों के 606 गाँव में उमस के कारण आई फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में आई फ्लू के 700 नए केस सामने आए हैं। अब तक सूबे में 6732 लोगों को आंखों का संक्रमण हो चुका है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में आई बाढ़ से लोगों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए एक नया क्षतिपूर्ति पोर्टल प्रारंभ कर दिया है। इस पोर्टल पर लोग अब घर, पशुधन, फसल, वाणिज्यिक और चल अचल संपत्ति की क्षति और नुकसान की जानकारी डाल सकते हैं। 18 अगस्त 2023 तक आम लोग इस पोर्टल पर अपने नुकसान के दावे अपलोड कर पाएंगे। हरियाणा में हिंसा प्रभावित जिलों में 3 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई। हरियाणा में 5 और 6 अगस्त को 32,000 पदों को लेकर होने वाली सीईटी एग्जाम की स्क्रीनिंग टेस्ट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। इंटरनेट बंद होने के कारण अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही थी। वहीं एडीजीपी सीआईडी की अनुशंसा पर सीईटी स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रुप सी के उम्मीदवारों के लिए 3 अगस्त को नूह, फरीदाबाद, पलवल और अन्य जिलों में दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ढील दी गई। इंटरनेट सेवाएं केवल 3 घंटे की अवधि के लिए बहाल की गई। सरकार की ओर से नूह सहित अन्य हिंसा प्रभावित जिलों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। घटनास्थल वाले क्षेत्रों में प्राइवेट व सरकारी सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन जारी है। हरियाणा के मेवात में रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ का सेंटर बनाया जाएगा। गृह विभाग ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। नौ हिंसा को लेकर गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस की ओर से नूह जिले में साइबर क्राइम के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी। पुलिस ने इसको लेकर जामताड़ा का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि वहाँ तो साइबर अपराध सिखाया भी जाता है। हाल ही में हरियाणा पुलिस ने साइबर मुहिम के दौरान करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद नौ हिंसा के दौरान उपद्रवियों के द्वारा सबसे पहले साइबर थाने पर हमला किया जाना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में साइबर थाना पर हमला होना असामाजिक तत्वों की साजिश होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में संगठित साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और हरियाणा सरकार भी इस मामले में तेजी से काम कर रही है। इसलिए देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण इस साइबर थाना पर हमला किया जाना गहन जांच का विषय हो सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में 176 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा के नूह के डीसी प्रशांत पवार और एसपी वरुण सिंगला ने गुरुवार को उलेमाओं से अपील की कि वे शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पर अपने घरों में ही अता करें और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उलेमाओं ने कोविड संक्रमण के दौरान जिला प्रशासन का सहयोग किया था, ठीक उसी प्रकार संकट की इस घड़ी में भी वे सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा स्थिति सामान्य करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग हमारा भी सहयोग करें और ज्यादा भीड़ भाड़ से बचें। बैठक में उलेमाओं ने आश्वस्त किया कि वे जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और जुम्मे की नमाज घर पर ही अता करेंगे।
हरियाणा के नौ में हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेता रमनीक सिंह मान ने उनके विधानसभा में बोलते हुए वीडियो ट्वीट किए विधायक खान के इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार के सब ध्यान में है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि इस समय इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। कांग्रेस एमएलए मामन खान का यह वायरल वीडियो इसी साल फरवरी महीने का बताया जा रहा है। मामन खान ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। मामन खान ने विधानसभा में गुरुग्राम के गोरक्षक मोनू मानेसर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने मोनू पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया था। उन्होंने मोनू की हथियारों और भाजपा नेताओं के साथ वीडियो भी दिखाई। इस दौरान मामन खान की भाजपा के पटौदी से एमएलए सत्यप्रकाश जरावता से भी बहस हुई, जिसके बाद मामन खान ने विधायक जरावता और मोनू मानेसर को मेवात आने की चुनौती दी। साथ ही इसी दौरान वह कुछ आपत्तिजनक बातें भी बोल गए थे। बता दें कि 16 फरवरी को राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों नासिर व जुनैद को भिवानी के लोहारों में जिंदा जला दिया गया था। उससे पहले एक वसीम नाम के युवक की भी मौत हुई थी। इसी से मामन खान नाराज थे और मोनू मानेसर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हरियाणा में नौ हिंसा को लेकर यातायात व्यवस्था पर भी खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। रेवाड़ी जिले में कई रूटों पर बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। जिले के 7 रूटों पर बसों का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। रेवाड़ी से नूह, तावड़ू, सोना, पलवल अब बसों का संचालन नहीं होगा। नूह में बड़ी हिंसा को देखते हुए फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरिद्वार और अलीगढ़ जाने वाली बस सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, सोनीपत जिलों में बसों के संचालन को लेकर हरियाणा रोडवेज के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा की हिंसा प्रभावित नूह जिले में पुलिस की 34 कंपनियां अब तैनात की गई हैं। भाजपा नेत्री साध्वी प्राची ने हिंसा में सुलगते हरियाणा के इन हालातों का जिम्मेदार समुदाय विशेष को ठहराया है। साध्वी ने कहा कि जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है वहां हिंदुओं के जुलूसों पर ऐसे ही पथराव होते आ रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि देश की सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। जल्द से जल्द देश में 2 बच्चों का कानून लाना चाहिए, तब ये हिंसा रुकेगी। बंगाल हो चाहे मेवात, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पर भी इनकी संख्या बढ़ती है ये हिंदुओं के जुलूस पर पथराव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी ने कहा है कि मेवात में एकदम से कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सुनियोजित था। इस्लाम के जिहादियों की ये सालों से तैयारी थी। वो पूरी तरह से गृह युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आज हिंदुओं की तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं है या फिर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं, किसी के भरोसे मत बैठो। अगर खुद बच सकते हो तो बचने का प्रयास करो। हरियाणा सरकार ने 13 अगस्त को 3 जिलों में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। इन जिलों में अंबाला, जींद और सोनीपत शामिल हैं। अंबाला के ग्राम पंचायत आजमपुर, जींद के पंचायत चाबड़ी, भरताना, रोजखेड़ा और सोनीपत के ग्राम पंचायत जुआन 1 के अधिकार क्षेत्र में होने वाली वोटिंग को लेकर यह फैसला लिया गया है। वोटिंग को लेकर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। सरकार की ओर से जारी लेटर में स्पष्ट कर दिया गया है कि 13 अगस्त को इन क्षेत्रों के भीतर आने वाले सभी कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, दुकानों व बैंकों में चुनाव के कारण छुट्टी रहेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET की परीक्षा 5 व 6 अगस्त को आयोजित की जाएगी। नो हिंसा के चलते परीक्षा स्थगित होने की अफवाहों पर ब्रेक लगाते हुए हरियाणा SSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होगी, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी न हो। हरियाणा SSC की ओर से परीक्षा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ एडमिट कार्ड की कॉपी और वैलिड पहचान पत्र जैसे कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी एक अपने साथ लेकर आए। बिना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। हरियाणा के नौ में हुई हिंसा के बाद सुर्खियों में आए गोरक्षक मोनू मानेसर ने कहा कि मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो में कोई भी बता दे कि मैंने कुछ गलत बोला तो मैं मान लूंगा कि हिंसा का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने तो सिर्फ लोगों को धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए बोला था, इसमें गलत क्या है। हमारी यात्रा कई सालों से निकलती आ रही है और ये अपील तो मैं हर साल करता हूँ। मैंने भी यही कहा है कि यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और अपने मंदिरों में जलाभिषेक करें। मुझे भी घटना पर अफसोस है, पर पोस्ट पर नहीं, क्योंकि मेरी पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। मोनू मानेसर ने कहा कि मुझे तो इस हिंसा में सिर्फ मोहरा बनाया गया है, ये सिर्फ बहाना है, मकसद तो इनका मेवात जलाना था। यात्रा में शामिल होने के सवाल पर मोनू मानेसर ने कहा कि वे खुद यात्रा में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उनके पदाधिकारियों ने मना कर दिया था। वैसे क्या मंदिर में जाना गुनाह है? मैंने भी लोगों से अपने वीडियो के माध्यम से यात्रा और मंदिर में जाने का सिर्फ आह्वान किया था।
हरियाणा के 9 में हुई दंगों के बाद विपक्ष सरकार को बार बार घेर रहा है, लेकिन अब सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर भी हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस और न ही आर्मी कर सकती है के बाद प्रदेश की सियासत और गर्मा गई है। विपक्ष ने सीएम के इस बयान की आलोचना की है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की जनता ने आपको एक कुर्सी इस भरोसे के साथ सौंपी थी कि आप संकट के समय उनकी रक्षा कर सकेंगे, लेकिन अगर आप जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। जनता ऐसे मुख्यमंत्री खुद चुन लेगी जो हरियाणा के अंतिम व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सके। वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब सूबे के मुखिया मान चुके हैं कि 2 करोड़ 70 लाख हरियाणा वासियों को सुरक्षा देने में वे असमर्थ हैं, तो पुलिस प्रशासन के पीछे छुपने के बजाय खट्टर व दुष्यंत की जोड़ी वाली भाजपा व जसपा सरकार को तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल के कार्यकाल के पश्चात यदि आप प्रदेश की जनता को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो आपको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त फोर्स नहीं थी तो पिछले 9 साल के दौरान आपकी सरकार कहां थी? आपने भर्ती क्यों नहीं की? आज जब पूरा प्रदेश संकट में है तो जनता भयभीत है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पानीपत के उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसमें किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकार ने पंजीकरण की तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। किसान अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। कृषि से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उप निदेशक ने बताया कि सरकार के द्वारा हर खेत एवं हर फसल की जानकारी पोर्टल पर डाली जाएगी। अब किसान अंतिम तिथि यानी 10 अगस्त तक अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और अन्य डाक सर्किल में स्थित डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवक की 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डाक विभाग द्वारा जारी जीडीएस भर्ती 2023 नोटिफिकेशन के अनुसार माने तो सभी सर्किल के कुल 30,041 ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 23 अगस्त निर्धारित की गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा आवेदन की आखिरी तारीख यानी 23 अगस्त को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने चुनावी साल में कांस्टेबल के 3,578 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 24 साल रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 345 रूपए गिरकर 59,271 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो ये 54,292 रुपए रह गई है। चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये 1989 रुपए फिसल कर 72,284 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।